इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर जो कि रूस यूक्रेन संकट से जुड़ी हुई है। दरअसल रूस ने पूर्वी यूक्रेन के 2 इलाकों को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देकर खलबली मचा दी है। इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए सुरक्षा परिषद ने आपात बैठक बुलाई। बैठक में अमेरिका, ब्रिटेन समेत कुछ देशों ने रूस के फैसले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। तो रूस का यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करता है, ये कहना है यूएन के सुरक्षा संघ का। यूक्रेन की एकता, अखंडता पर रूस का यह हमला है। The escalation of tension along the border of Ukraine with the Russian Federation is a matter of deep concern. These developments have the potential to undermine peace and security of the region. We call for restraint on all sides. The immediate priority is de-escalation of tensions, taking into account the legitimate security interests of all countries and aimed towards securing long-term peace and stability in the region and beyond. चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर रूस ने क्या फैसला किया और उसे लेकर अमेरिका समेत कुछ देशों ने क्यों नाराजगी जताई है। पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्र पर अमेरिका का प्रतिबंध है, जी हां, और इसी को लेकर तमाम निगाहें इस वक्त रूस पर टिकी हुई हैं। डोनेत्स्क और लुहांस्क के लिए राहत पैकेज नहीं है। रूस के इस फैसले पर भी सख्ती है, यानी कि डोनेत्स्क और लुहांस्क के लिए राहत का ऐलान नहीं किया गया है। ब्रिटेन सरकार भी रूस पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। ब्रिटेन सरकार का यह अहम फैसला कभी भी आ सकता है कि रूस पर पूर्ण तरीके से पाबंदी लगा दी जाए। यानी कि अब जिस तरीके से रूस का रुख रहा है उसे लेकर तमाम देश अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिसमें यूक्रेन ने यह कहना है कि हम किसी से डरते नहीं है। ब्रिटेन का यह कहना है कि रूस अपना फैसला वापस ले, यानी कि यूक्रेन भी पूरी तरीके से तैयार है रूस को से मुकाबला करने के लिए। वहीं अमेरिका, भारत और संयुक्त राष्ट्र किस तरीके से रूस ने यूक्रेन के मामले पर अब इन सभी देशों से सुन लिया है। अमेरिका का यह कहना है कि पुतिन का फैसला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। भारत का यह कहना है कि बातचीत से मसला सुलझ सकता है। वहीं संयुक्त राष्ट्र का यह कहना है कि यूक्रेन की संप्रभुता का यह उल्लंघन है। यानी कि यूएन भी अब इसको लेकर कड़ी प्रतिक्रिया और नाराजगी दिखा रहा है। वहीं 2 स्वतंत्र देश बना दिए गए हैं जिनका नाम लुहांस्क और डोनेत्स्क है। लुहांस्क और डोनेत्स्क यानी कि 2 ऐसे स्वतंत्र देश जो कि यूक्रेन का ही हिस्सा है, लेकिन इन्हें अब अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। तो ये 3 देश जो आप देख रहे हैं ये दरअसल यूक्रेन के साथ हैं, यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं और रूस के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो आप देखिए इस रिपोर्ट के जरिए और समझिए कि कैसे इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच तनातनी जारी है। यूक्रेन को लेकर रूस ने कर दिया युद्ध घोष। रूस ने यूक्रेन को बांटा, किया चैलेंज। अब पूर्वी यूक्रेन की जमीन से जंग की तैयारी। अब पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेत्स्क अलग मुल्क हैं। रूस ने इन्हें स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है। फैसले पर पुतिन हस्ताक्षर भी कर चुके हैं। उसी ऐतिहासिक फैसले का जश्न इन दोनों हिस्सों में चल रहा है। रूस ने वो फैसला कर दिया है जिस पर ना तो यूक्रेन को उम्मीद थी, न ही यूक्रेन के नेटो के साथी देशों को। राष्ट्रपति पुतिन ने ऐतिहासिक फैसले पर हस्ताक्षर कर दिया है। उसके मुताबिक पूर्वी यूक्रेन के 2 अलगाववादी इलाकों को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी है। मानचित्र पर पहले लुहांस्क और डोनेत्स्क पहले पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा थे। अब रूस ने इन्हें अलग देश के रूप में मान्यता देकर मानो एक तरह से महायुद्ध का बिगुल बजा दिया है। В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима.
объявляя о принятых сегодня решениях, уверен в поддержке граждан России, всех патриотических сил страны. Благодарю вас за внимание. यूक्रेन को बांटने का प्लान बताने खुद पुतिन आए। उन्होंने ताजा हालात को लेकर अमेरिका नेटो पर निशाना साधा। पुतिन ने बताया कि कैसे रूस के लिए यूक्रेन खतरा बनता जा रहा है। И то, почему это так важно для нас, для России. Ситуация на Донбассе вновь приобрела критический, острый характер. И сегодня обращаюсь к вам напрямую, чтобы не только дать оценку происходящему, но и проинформировать вас о принимаемых решениях, о возможных дальнейших шагах на этом направлении. एक तरफ रूस की सेना यूक्रेन की सीमा पर मुस्तैद है। हथियार, गोला बारूद, टैंक, आर्टिलरी, लड़ाकू विमानों का जमावड़ा है। युद्धाभ्यास कर रूस अपना दम भी दिखा चुका है और दूसरी तरफ अब यूक्रेन को बांटने का रूसी प्लान भी अमल में आ चुका है। पुतिन के फैसले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि हम डरे नहीं हैं। हम समस्या के शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम इसका पालन करेंगे, लेकिन हम किसी से डरते नहीं, किसी को कुछ भी नहीं देंगे। रूसी राष्ट्रपति के फैसले की खबर मिलते ही नेटो देश खुलकर यूक्रेन के समर्थन में आ गए। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने फौरन फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों और जर्मन चांसलर स्कोल से फोन पर बात की। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका डोनेट्स्क और लुहांस्क को अलग देश के रूप में मान्यता देने के पुतिन के फैसले की कड़ी निंदा करता है। अन्य देशों की जिम्मेदारी है कि वो खतरे या बल प्रयोग के माध्यम से बनाए गए नए देश को मान्यता न दे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का फैसला अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानदंडों के खिलाफ है। लगे हाथ रूस पर प्रतिबंधों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि वो पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्र पर आर्थिक समेत कई तरह की पाबंदियां लगाएगा। साथ ही यूक्रेन पर युद्ध की विभीषिका की सूरत में दिए जाने वाले राहत पैकेज से अब डोनेट्स्क और लुहांस्क को बाहर रखा जाएगा। उधर ब्रिटेन की सरकार ने भी रूस पर कई प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर ली है। I think it's a very ill omen and a very dark sign, and it certainly does not seem to me that it's certainly an indication, yet another indication, that things are moving in the wrong direction in Ukraine. The UK will continue to do everything we can to stand by the people of Ukraine with a very robust package of sanctions, as you know. संयुक्त राष्ट्र ने भी रूस के फैसले पर सवाल उठाए हैं। दो स्वतंत्र देश की मान्यता को यूएन ने यूक्रेन की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। तो अब आगे क्या होने वाला है? माना जा रहा है कि रूस ने अपनी सेना को युद्ध का फरमान थमा दिया है। अब देखना यह है कि रूसी सेना यूक्रेन की जमीन पर जंग की शुरुआत कब करती है। दिल्ली से गीता मोहन और यूक्रेन के कीव से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। मेरे सहयोगी गौरव सावंत इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे यूक्रेन से जुड़ गए हैं। गौरव, देखिए, रूस पर लाख प्रतिबंध लगा दिए जाएं या फिर एक तरीके से कहें कि सभी देश उनके अगेंस्ट हो जाएं, लेकिन रूस की हिम्मत देखिए, अभी भी सैन्य प्रदर्शन उनके जारी हैं। जहां तहां आपने भी अपनी रिपोर्ट से बताया है कि उनके जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, उनकी जो फोर्सेस हैं वो तैनात हैं, यानी कि पूरी तैयारी रूस ने कर रखी है। कोई टस से मस नहीं हुआ है। न केवल टस से मस नहीं हुआ, बल्कि रूस ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है जिसको अमेरिका ने सोचा भी नहीं था। अमेरिका ये कह रहा था कि रूस या फिर हार्किव पर हमला करेगा या कीव पर हमला करेगा। बिना हमला किए रूस ने इतना बड़ा कुठाराघात इस समय किया है यूक्रेन के ऊपर, नेटो के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, जहां उसने डोनेट्स्क और लुगांस्क को दो अलग पीपल्स रिपब्लिक की का दर्जा दे दिया है, मान्यता दे दी है, उस डिक्री पर या उस आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया है और अपनी सेनाएं इन दोनों देशों में शांति सेना कह के, पीस कीपर्स कह के वहां पर तैनात करना भी शुरू कर दिया है। जो खबरें रूस से आ रही हैं वो ये है कि बड़ी संख्या में रूस के टैंक और तोपखाने अब इन दोनों नए देशों की सुरक्षा के लिए गए हैं। तो ये मानचित्र पर यूक्रेन पर एक बहुत बड़ा हमला है, पहली बात। दूसरी बात, वैसे ये दोनों अलगाववादी क्षेत्र थे, इन दोनों अलगाववादी क्षेत्रों में यूक्रेन की सेना नहीं मौजूद थी, प्रशासन भी वहां लोकल चलता था, रूस की मदद से चलता था, लेकिन इसको औपचारिक अमली जामा पहना दिया रूस ने। तो वो भी तब जब यूएन हो, ईयू हो, नेटो हो, अमेरिका हो, सब मना कर रहे थे।
तो ये दिखाता है कि रूस किसी की नहीं सुनता, अपने मन की कहता है। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने नेहा जो कहा वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। व्लादिमीर पुतिन ने यहां पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की सरकार को भ्रष्ट बताया। दूसरा, यूक्रेन को रूस का अभिन्न हिस्सा ऐतिहासिक तरीके से बताया। ये एक संकेत देता है कि उनकी सोच किस तरह की है। वो यूक्रेन को रूस का हिस्सा मानते हैं। ये कह रहे हैं कि जहां यहाँ रूसी भाषा पढ़ाई जाती थी, रूस का कल्चर यहाँ चलता था, उसको अमेरिका के दबाव में, भ्रष्ट लोगों के दबाव में हटा दिया गया। तो आने वाले समय में नेहा ये तनाव और बढ़ेगा। बने रहिए हमारे साथ गौरव। मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें जो कि यूक्रेन से ही आ रही है। यूक्रेन संकट को लेकर आज कीव से पहली उड़ान दिल्ली के लिए पहुंचेगी। इसमें तमाम वो स्टूडेंट्स, वो लोग शामिल हैं जो जल्द से जल्द स्वदेश वापसी करना चाहते हैं। इसको लेकर भारतीय सरकार भी कई अहम कदम उठा चुकी है। भारतीय नागरिकों को लेकर ये उड़ान और इसकी रात 10:15 बजे लैंडिंग होगी। गीता मोहन मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। गीता, देखिए, तमाम प्रयास यहां पर भारतीय सरकार की ओर से भी किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि बातचीत से मसला सुलझाया जा सकता है, लेकिन वहां पर जो भारतीय हैं इस वक्त, उनको सुरक्षित वापस लाना इस वक्त प्राथमिकता है भारतीय सरकार के लिए। बिल्कुल, हमारे जो राजदूत है संयुक्त राष्ट्र में, एम्बेसडर टी.एस. तिरुमूर्ति, उन्होंने अभी यही कहा यूएनएससी के इमरजेंसी मीटिंग में कि जहां एक तरफ डिप्लोमेटिक सोल्यूशन खोजने की जरूरत है, वहीं दूसरी तरफ भारत को सबसे बड़ी चिंता अपने इंडियन नेशनल्स की है जो अभी भी यूक्रेन में है। हालांकि नेहा ये बता दें कि इवैक्यूएशन अभी भी भारत ने अनाउंस नहीं किया है, बस एडिशनल फ्लाइट्स भेज रहे हैं। उसका मतलब ये है कि जो भी भारतीय स्टूडेंट्स हैं यूक्रेन में, वो कमर्शियल फ्लाइट्स बुक करके आने वाले हैं। ये जो एयर इंडिया के फ्लाइट्स जा रहे हैं, ये चार्टर्ड कमर्शियल फ्लाइट्स है, इवैक्यूएशन फ्लाइट्स नहीं है। तो इवैक्यूएशन नहीं हो रहा है, लेकिन एडिशनल फ्लाइट्स इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स भारत में काफी परेशान थे, यूक्रेन में ज्यादा फ्लाइट्स नहीं जाते हैं, तो इसलिए 3 एडिशनल फ्लाइट्स ऐड किए गए हैं ताकि जो भी बच्चे वापस आना चाहते हैं वो वापस आ सके। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास गीता। गौरव लगातार यूक्रेन से जुड़े हुए हैं। देखिए गौरव, यूक्रेन भी डरा नहीं है, वो सहमा नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम किसी भी विपत्ति, किसी भी आपत्ति, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की यूक्रेन के लगातार यही कह रहे हैं और वो आर्थिक और सामरिक मदद भी लगातार ले रहे हैं। जैसे पोलैंड में इस समय अमेरिका की सेना की एक टुकड़ी है, लेकिन हथियार आ रहे हैं यहाँ यूक्रेन में। इसके अलावा चाहे ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, अमेरिका से $500 मिलियन के हथियार यहाँ पिछले समय में यहाँ पर जैवलिन मिसाइल समेत यहाँ पर लाए गए हैं। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स यहाँ लाई गई हैं कि यूक्रेन अपनी सुरक्षा खुद कर सके। और इसी सब को देखते हुए कि आने वाले समय में ये तनाव और ज्यादा बढ़ेगा, इसीलिए जैसे आज एक उड़ान जा रही है तो 22, 24, 26 ये 3 उड़ानें जानी थी, लेकिन संख्या इतनी बड़ी है भारतीयों की जो अब सुरक्षित घर जाना चाहते हैं, तो 25 तारीख को भी उड़ान है, 27 को भी उड़ान 2 है और 3 मार्च और 6 मार्च को उड़ाने की बात की जा रही है। तो एडिशनल फ्लाइट्स भारत से जा रही है और जैसा गीता ने बिल्कुल सही कहा, ये कमर्शियल फ्लाइट्स है, चार्टर्ड फ्लाइट्स है, जिसमें आप पैसा देकर वापस जा सकते हैं। औपचारिक इवैक्यूएशन नहीं है, लेकिन भारत सरकार ने, यहाँ भारतीय दूतावास ने लोगों से कह दिया है कि अनिश्चित काल के लिए, कुछ समय के लिए, चाहे वो टेम्पररी ही मेजर हो, वो सुरक्षित यूक्रेन से बाहर चले जाए, क्योंकि यहाँ पर अभी तनाव संभवतः और बढ़ेगा। बिल्कुल, तनाव की सारी परिस्थितियां वहां पर यूक्रेन में बनी हुई है, लेकिन यूक्रेन ने भी ठान लिया है कि हर परिस्थिति का मुंह तोड़ जवाब हम देने वाले हैं। क्योंकि गौरव, आप कई दिनों से वहां पर मौजूद हैं, वहां पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे आपने बातचीत की, जो स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत की, वहां का मूड, माहौल और सेंटिमेंट क्या कह रहा है? यूक्रेन के नागरिक इस वक्त आने वाली परिस्थिति को लेकर चिंतित है?
चिंता बेहद है और ये चिंता पिछले 24 घंटों में बहुत ज्यादा बढ़ी है। हालांकि अभी तक जो भी कार्रवाई हुई है वो डोनेट्स्क और लुगांस्क के ही इलाके में रही है और वहां पर गोलीबारी से गोलाबारी पिछले एक हफ्ते में काफी बढ़ भी गई थी और ये वैसे भी अलगाववादियों के कब्जे के इलाके थे, तो वहां पर यूक्रेन की सरकार का वर्चस्व नहीं था। यूक्रेन की सरकार को जो खतरा था वो खार्किव, जो यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, और कीव, जो यूक्रेन की राजधानी है। इन शहरों पर अगर रूस का हमला होता है, इसको लेकर बहुत बड़ी चिंता थी। अगर यूक्रेन की भी बात की जाए तो जो पश्चिमी यूक्रेन है वहां पर यूरोप और नेटो और अमेरिका के प्रति लगाव ज्यादा है, लेकिन खार्किव और पूर्वी यूक्रेन के इलाके में रूस के प्रति लगाव ज्यादा है। तो इसीलिए लोगों में भी मनभेद थोड़ा सा इसको लेकर है और मतभेद कि लोग चाहते हैं पूर्वी यूक्रेन में कि वो रूस के साथ अच्छे संबंध बना के रखें, क्योंकि पारंपरिक ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। यहाँ पश्चिम में कीव में लोगों की मंशा ये है कि नेटो का हिस्सा बने और रूस का जो दबाव है उससे वो निजात पा सके, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है क्योंकि अब दबाव और ज्यादा बढ़ गया है रूस का। देखना यह है कि अमेरिका और नेटो किस तरह की मदद करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। गीता मोहन भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, बहुत बहुत शुक्रिया गीता आपका भी। तो यूक्रेन और रूस के बॉर्डर के हालात युद्ध जैसे हो रहे हैं और रूस ने युद्धाभ्यास करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू भी कर दिया है। बताया गया है कि उसने यूक्रेन की घेराबंदी पूरी कर ली है और इस वक्त बेलारूस, रूस और क्रीमिया से लगी यूक्रेन की सीमा पर रूस के सैनिक और सैन्य साजो सामान पूरी तैयारी के साथ मौजूद हैं। देखिए आज तक की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यूक्रेन की सीमाओं पर सेना तैनात करनी थी, रूस ने की। युद्ध के तनाव के बीच युद्धाभ्यास करना था, रूस ने वो भी किया। और तो और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलों के साथ किया। यूक्रेन और उसके साथ खड़े देशों की मंशा क्या है, ये दुनिया भर के नेताओं के बयानों से पता चलता है, लेकिन रूस की मंशा क्या है, इसका खुलासा अब हो गया है। यूक्रेन और रूस के तनाव के बीच आज तक की टीम तनाव भरी सीमा के बिल्कुल पास पहुंच गई है। यूक्रेन और रूस की सीमा से मात्र 25 किलोमीटर दूर बसे यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव की स्थिति क्या है, ये हमने जाना। लगभग 15 लाख की आबादी वाले इस खार्किव शहर में इस समय जबरदस्त तनाव है। ये रूस की सीमा से पहली बात महज 25 मील दूर है। रूस के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और साजो सामान बॉर्डर के उस पार आ चुके हैं, ऐसी खुफिया जानकारी यहां लोगों तक साझा की गई है। और ये यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है, एक महत्वपूर्ण मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ टैंक बनते हैं, बख्तरबंद गाड़ियां बनती है। ये एक बहुत बड़ा शिक्षण संस्थान भी यहाँ पर है, जहाँ पर पढ़ाई के लिए बड़ी संख्या में बच्चे भी आते हैं और चाहे वो पुलिस विभाग हो, इंटेलिजेंस विभाग हो, उसकी भी ट्रेनिंग यही होती है। ये स्थिति देखकर आप समझ सकते हैं कि रूस ने यूक्रेन के साथ युद्ध का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। युद्ध से पहले क्या करना है और युद्ध के बाद यूक्रेन के साथ क्या होना है, रूस ने इसकी भी तैयारी कर ली। हम आपको रूस की सैन्य रणनीति की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जो सैटेलाइट से ली गई हैं। इन्हीं तस्वीरों को देखकर दुनिया को रूस के प्लान का पता चला है। कल जारी हुई इन तस्वीरों से कई बातें साफ हैं। जैसा तस्वीरों में नजर आता है कि सीमा पर बसे सोलोटी गांव में रूस के सैनिक तैनात हैं। 13 फरवरी को जो सैटेलाइट तस्वीरें आई थी उसमें सैनिकों की मौजूदगी ज्यादा थी।
लेकिन 20 फरवरी की तस्वीरों में कम संख्या में सैन्य बल नजर आ रहा है। हालांकि कुछ दूसरी तस्वीरों में स्थिति अलग है। जैसे इस तस्वीर में मोटर राइफल बटालियन की मौजूदगी नजर आती है। यूक्रेन सीमा से 35 किलोमीटर दूर ये तैनाती है। इस पूरी बटालियन की मूवमेंट सोलोटी के पास नजर आ रही है। बख्तरबंद गाड़ियों की बटालियन की मूवमेंट भी सैटेलाइट तस्वीरों में दिखती है। ये ल्यूकी शहर का बाहरी इलाका है जो यूक्रेन से 15 किलोमीटर उत्तर में है। इस तस्वीर में रूस के सैन्य हथियार नजर आ रहे हैं। 20 फरवरी को सामने आई तस्वीरों में हेलीकॉप्टर की मौजूदगी भी दिखाई दी गई। इस एक और तस्वीर में रूसी सेना का पूरा दल पेड़ों के पास नजर आता है। इसमें बख्तरबंद गाड़ियां और सेना की कुछ और गाड़ियां दिखाई देती हैं। ये तस्वीर बेलगोरोड की है जो यूक्रेन सीमा से 30 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर सेना की बड़ी मौजूदगी दिखाई दी। सेना के कैंप, गाड़ियां और हथियार पेड़ों के पास नजर आते हैं। इन तस्वीरों में जंगल के अलावा यहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया में भी सेना के जवानों की मौजूदगी नजर आती है। यूक्रेन के खार्किव से गौरव सामंत और दिल्ली से अंकित कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात उत्तर प्रदेश के चुनाव की करेंगे क्योंकि चौथे चरण का रण 23 फरवरी यानी कि कल होना है। उसके बीच 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। आज कई दिग्गज रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। मैं आपको दिखा दें कि कौन कौन से वो सीटें हैं जहां पर 624 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। 9 जिले हैं जिनको माफ कीजिएगा कल वहां पर वोट पड़ेंगे और साथ ही चौथे चरण का मतदान कल संपूर्ण हो जाएगा। तो आज आपको दिखा देते हैं कहां कहां पर रैली हो रही है। बहराइच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है। वहीं प्रतापगढ़, प्रयागराज में अमित शाह की रैली होगी। योगी आदित्यनाथ अयोध्या, गोंडा, बहराइच, बाराबंकी इन तमाम इलाकों में रैली करेंगे। वहीं जेपी नड्डा गोरखपुर, देवरिया और बलिया में रैली करेंगे। यानी कि 5वें चरण के लिए आज पूरा जोर लगाया जाएगा अखिलेश यादव की ओर से। प्रयागराज, चित्रकूट और कौशाम्बी में यहां पर चुनाव प्रचार, चुनाव अभियान को गति देंगे तमाम दिग्गज। और अब आपको दिखा देते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मेरे सहयोगी राहुल कंवल की खास बातचीत। नमस्कार। उत्तर प्रदेश में करीब करीब आधा चुनाव खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश के चुनाव, पंजाब में हुई पोलिंग, साथ ही साथ गोवा और उत्तराखंड पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा। नड्डा जी, स्वागत है आपका। मैं शुरुआत करता हूं पंजाब से, जहां पर 5 पार्टियों के बीच में बड़ा जबरदस्त संघर्ष हुआ। आप ये बताएं कि आपकी रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं? क्या पंजाब में आपके हिसाब से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलने वाली है या हम एक हंग असेंबली की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप पंजाब को भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से देखें तो मैं तो ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ये पहली बार मौका मिला कि वह पंजाब में एक तरीके से जिसको कहते हैं कि सही तरीके से चुनाव लड़ने के लिए। इससे पहले हम गठबंधन में चुनाव लड़ते थे। 117 सीटों में हम 23 सीटों पे सीमित हो जाते थे, वो भी शहर के कुछ इलाके में। तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का सिंबल और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व रियली पंजाब में अपने को एक्सपैंड नहीं कर पा रहा था। इस चुनाव में हमको पहली बार मौका मिला और हम 65+ सीट्स पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रति हम रुझान देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों ने एक सीरियस पार्टी यानी सीरियसली चुनाव लड़ने वाली पार्टी के रूप में हमको देखा है और हमारे प्रति उनका आकर्षण भी आया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि पीपल फ्रॉम कांग्रेस, पीपल फ्रॉम अकाली दल एंड पीपल फ्रॉम अदर पार्टीज ऑल्सो हैव जॉइंड भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए वो बहुत अग्रेसिवली आगे आए हैं। जहां तक पंजाब के चुनाव का नतीजा कहने का सवाल है, हम बेहतर करेंगे, लेकिन यह जो 5 पार्टियों के बीच में जो चुनाव हुआ है, मुझे लगता है कि इसमें कुल मिलाकर के किसी को भी कोई स्पष्ट मैंडेट दिख नहीं रहा है और एक हंग असेंबली की तरफ ही जाने की स्थिति दिखती है। अगर किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्व साथी अकाली दल के साथ अलायंस करने के बारे में फिर सोचेगी? क्योंकि चुनाव खत्म होने के बाद अमृतसर ईस्ट के अकाली कैंडिडेट विक्रम मजीठिया का बयान आया कि हाँ, ये तो हमारे पुराने दोस्त रहे हैं, हम बीजेपी से अलायंस अगर जरूरत पड़ती है तो उसके बारे में सोच सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? देखिए, हमारा उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी को एक्सपैंड करना
और भारतीय जनता पार्टी का विस्तार होना। इसलिए हम कोई किसी को मदद करने के लिए या किसी के साथ जुड़ने के लिए ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हमारी प्रायोरिटी पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान पहुंचे और उसमें कोई रुकावट ना आए, ये हमारा उद्देश्य होगा। लेकिन हम कोई अलायंस करेंगे या किसी के साथ, पहले भी मैंने कहा था आपसे कि हम किसी को भेजते नहीं हैं और हम किसी से दूर होते नहीं हैं, लेकिन हम फिर किसी के पास नजदीक जाए ये इसकी भी आवश्यकता नहीं है। हमारी प्रायोरिटी इस वक्त पंजाब में भारतीय जनता पार्टी, और मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं, मेरी ये जिम्मेवारी है कि जमीनी स्तर पर पार्टी मजबूत हो, इसके लिए हम। मैं समझा नहीं, क्या पोस्ट पोल अलायंस का अकाली दल के मुझे साथ संभावनाएं कम दिखती हैं। हम पार्टी को एक्सपैंड, होता क्या है जब अलायंस होता है तो 10 चीजें उसके आउटकम्स होते हैं। वी वांट टू गो इंडिपेंडेंटली इन पंजाब और भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई। तो अगर हंग हाउस आता है तो क्या आपको लगता है कि राष्ट्रपति शासन की सूरत बन सकती है? ये नहीं, ऐसा तो नहीं है। डेमोक्रेटिक पार्टीज अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ करेंगी, लेकिन हमारा उद्देश्य किसी की सरकार बनाना या ये नहीं होगा। हमारा उद्देश्य पार्टी को एक्सपैंड करना होगा। ये कहा जा रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी पंजाब में अच्छा प्रदर्शन करती है तो ये बीजेपी के लिए वर्स्ट केस सिनेरियो है कि बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि दिल्ली के बाद आपकी एक दूसरे राज्य में सरकार बन जाए। ऐसा है क्या? नहीं, देखिए, हम पॉजिटिव नोट पर चुनाव लड़ते हैं, हम नेगेटिव नोट पर चुनाव नहीं लड़ते हैं। और हम किसी को छोटा करने के लिए नहीं लड़ते, हम इशू बेस्ड चुनाव लड़ते हैं। इसलिए कोई हमारी ऐसी स्ट्रैटेजी इस तरीके से नहीं होती है। लेकिन हाँ, बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट की अपनी जिम्मेवारियां हैं जिसको निभाना है, और एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में हमको भी वो निभानी पड़ेगी। है तो बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, इसलिए आज की डेट में मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकूंगा, और हमारे वरिष्ठ नेता इस पर सारी चीजों को एक बार पार्लियामेंट्री बोर्ड में सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि नीदर वी गो फॉरवर्ड विथ ए नेगेटिव माइंडसेट नॉर वी कॉम्प्रोमाइज ऑन द नेशनल इंटरेस्ट। इसके बीच की जो स्थिति होती है उसको हम लेकर के चलेंगे। इन दोनों बातों को ध्यान में रख करके चलेंगे। को चौथे चरण की वोटिंग होनी है, प्रचार का शोर थम चुका है, लेकिन विपक्ष के मन में यह डर बैठा होगा कि कहीं 2017 की तरह चौथे चरण में बीजेपी फिर से क्लीन स्वीप ना कर दे। मैं आपका चांद तभी बोलता था क्योंकि मैं इनकी हरकतों को देखता था, और मैंने इसीलिए पहली बार कहा था पिछली बार की। और अब हम भी उनको उसी नाम से बुलाएंगे। अभी तक तो हम बाबा मुख्यमंत्री बुला रहे थे, अब वो बाबा बुलडोजर वाले बाबा हो गए। अब बारी चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों की है और इन सीटों पर चुनाव प्रचार अब थम चुका है। चौथे चरण में रुहेलखंड से लेकर तराई बेल्ट और अवध क्षेत्र के 9 जिलों से 624 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। बुधवार यानी 23 फरवरी को वोटिंग है। जिन 9 जिलों में वोटिंग है वो हैं पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा। इस फेज में लखनऊ और गांधी परिवार का गढ़ माने जाने वाली रायबरेली की सीटें भी शामिल हैं, जिसके चलते ये सियासी तौर पर काफी अहम माना जा रहा है। चौथे चरण की जिन 59 सीटों पर 23 फरवरी को वोटिंग है, वहां 2017 में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। विपक्ष के खाते में नील बटा सन्नाटा था, लेकिन इस बार लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या का मुद्दा भी है। अब सवाल ये है कि क्या समाजवादी पार्टी को इसका फायदा मिलेगा? आज तक ब्यूरो। एलआईसी के मेगा आईपीओ के आने में अब चंद ही दिन बाकी हैं। ऐसे में इस कंपनी के शेयर खरीदने में लोगों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। माना जा रहा है कि आईपीओ के बाद ये देश की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। अभी मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। देश के सबसे बड़े आईपीओ यानी एलआईसी के मेगा आईपीओ में निवेशकों की दिलचस्पी लगातार बढ़ती जा रही है। अब इसके आने में भी बेहद कम वक्त बचा है। ऐसे में निवेशकों के लिए इस आईपीओ का हिस्सा बनने की दौड़ भी तेज हो गई है। आखिर क्या वो बातें हैं जो इसमें निवेश करने से पहले जान लेनी चाहिए, वो हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि क्यों स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के बाद मार्केट कैप के लिहाज से एलआईसी देश की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। 2020-21 में एलआईसी का रेवेन्यू 7 लाख करोड़ से ज्यादा था, जो देश की मौजूदा सबसे बड़ी कंपनी आरआईएल से 40% ज्यादा है। एलआईसी के एसेट्स भी करीब 37.5 लाख करोड़ के हैं, जो आरआईएल से 3 गुना ज्यादा है।
2020-21 में LIC का नेट प्रॉफिट करीब 4,500 करोड़ से ज्यादा रहा है, जिसने इसको सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली कंपनियों की लिस्ट में 34वें पायदान पर रखा है। ऐसे में कंपनी का महज 5% हिस्सेदारी बेचने का फैसला भी इसे देश के अब तक के सबसे बड़े IPO का तमगा दिला रहा है।